Hello friends, today we are recording this video for discussion of a very important order by the Honorable Supreme Court. सुयो मोटो एक डिसीजन लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो काफ़ी लोगों के बीच में शेयर हुआ, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किए कि बहुत ही अच्छा जजमेंट है एंड दैट जजमेंट इज पर्टेनिंग टू एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड. नाउ फ्रेंड्स, मैं अपने व्यूज़ शेयर करने से पहले एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ. देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस ऑर्डर. वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग इज प्योरली माई इंटरप्रिटेशन. वो इंटरप्रिटेशन आप बोरो करते हैं नहीं करते हैं, वो आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या आपका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन है, वी ऑल आर फ्री टू डू दैट. बट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से, आई विल ट्राई टू सब्सटेंशिएट विद सम ऑफ द लॉजिक्स, बिकॉज हमको एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो वी डू नॉट हैव वेरी मच और लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन की मैं उसमें पूरा डिटेल में या केस लॉज के बेसिस पे आपको समझाऊं. बट जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग है, आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट. So please don't think that this is the final view. This may be one of the views, which may be correct, which may be incorrect, but I am taking this stand. Now friends, 23 मार्च 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जब फर्स्ट वेव था कोविड का. सामने से सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि फाइलिंग्स जो हैं या पिटिशंस को रन करना या प्रोसीडिंग्स के लिए मूव करना शायद अभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो भी टाइम बारिंग आ रहा था, जो भी लिमिटेशन आ रहा था, जो 15 मार्च 2020 से के बाद का लिमिटेशन स्टार्ट हो रहा था, वहाँ उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया अनलिमिटेड टाइम के लिए या टिल फर्दर ऑर्डर्स के लिए. बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि चीज़ें अभी नॉर्मलाइज हो रही हैं और कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स या तो वर्चुअल मोड पे या फिजिकल मोड पे चालू हो गए हैं. तो ऑनरेबल कोर्ट ने 8 मार्च 2021 2021 को दे हैव इशूड अनदर ऑर्डर. जिस ऑर्डर से उन्होंने जो ओपन एंडेड ऑर्डर रखा था 23 मार्च का, उसको उन्होंने क्लोज कर दिया या डिस्पोज कर दिया आउट से. तो 8 मार्च के ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च 2020 से 14 मार्च 2021 तक के बीच में जो भी टाइम बारिंग पीरियड फॉल कर रहा था, वो सभी पीरियड, रिमेनिंग पीरियड अगर है, लेट से मेरा 15 मार्च को 160 दिन बचा था किसी पर्टिकुलर लॉ में कंप्लाई करने के लिए, और दूसरे एग्जाम्पल में मेरे 60 दिन बचे थे 15 मार्च 2020 को, तो 15 मार्च से 14 मार्च 2021 तक का पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद 60 दिन जिस केस में था वहां पे आपको 90 डेज मिलेंगे, और जहां पे 160 दिन आपका बाकी था वहां पे 160 डेज मिलेंगे. सो ये एक ऑर्डर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया. अब फर्दर सेकेंड वेव जो आया, दैट वॉज मोर डेंजरस, दैट इज रादर मोर डेंजरस. अभी हम लोग सब उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, और एवरी नाउ एंड देन वेन एवर वी आर कॉलिंग टू एनी ऑफ आवर रिलेटिव्स, वी आर गेटिंग द न्यूज. आई विल नॉट से गुड न्यूज, बट वी आर गेटिंग द न्यूज ऑफ पर्टेनिंग टू कोविड. इन्फेक्शन हो गया है फैमिली में, या बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत मल्टीप्लिसिटी में अब ये बढ़ रहा है. सो देयरफॉर वापस से जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, उन्होंने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया 23 मार्च 2020 के ऑर्डर में, और सुप्रीम कोर्ट को के सामने आर्ग्यू किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सामने से आके कॉग्निजेंस लिया था और लिमिटेशन को एक्सटेंड किया था, वही अभी भी होना चाहिए, बिकॉज अभी सिचुएशंस और ज़्यादा ग्रेव हो गई हैं और ज़्यादा खराब हो गई हैं. So in this extraordinary situation, the court should lay down some law, and therefore
जो 8 मार्च 2021 के ऑर्डर था उसी के कंटिन्यूएशन में कोर्ट ने वापस एक ऑर्डर निकाला 27 अप्रैल 2021 को, 27 अप्रैल 2021 को, जहां पे उन्होंने बोला दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन एनी जनरल और स्पेशल लॉ इन रिस्पेक्ट टू ऑल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वेदर कंडोनेबल और नॉट, चाहे वो कंडोनेबल है या नहीं है, लेकिन जो भी लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड हैं क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, वो सब एक्सटेंड हो जाएगी टिल फर्दर ऑर्डर्स। मीनिंग देयर बाई मैं ऐसा इंटरप्रेट करता हूं कि 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 और उसके कंटिन्यूएशन में अब तक वो सारी डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कौन सी डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अर्लियर आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच वी आर गेटिंग इज कि क्या जीएसटी की ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड हो गई, कौन सी एग्जैक्टली डेट्स एक्सटेंड हुई है। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं अपना व्यू शेयर करना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि दीज आर प्योरली माई व्यूज, यू मे और यू मे नॉट अग्री टू दिस व्यूज, बट दिस इज व्हाट इज माई रीडिंग। नाउ जो इसका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहां से ये कंक्लूजन की तरफ ऑर्डर जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रेट दैट एंड कोरिलेट विथ द सेम टू द क्वेश्चंस। नाउ पहला इन्होंने क्या बोला, टिल फर्दर ऑर्डर शैल ऑल्सो स्टैंड एक्सक्लूडेड, यानी 14 मार्च 2021 का तक का पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। It is further clarified that the period from 14th March 2021, meaning thereby 15 मार्च 2020 से ही आप कंटिन्यूएशन में ले ले, till further orders shall also stand excluded in computing the periods prescribed under section 23 subsection 4 of the Arbitration and Conciliation Act. Now 23(4) अगर आप देखेंगे तो 23(4) है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सबमिट करने का, डिफेंस करने का टाइम बारिंग जो दिया हुआ है वो 6 मंथ्स का टाइम बारिंग 23(4) में दिया गया है। मीनिंग देयर बाई एक प्रोसीडिंग चल रही है, दो लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड क्लेम या डिफेंस आपको सबमिट करना है, उसका एक टाइम पीरियड है। सो दिस इज वन। सेकेंड सेक्शन इज 29 कैपिटल ए ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। दिस इज टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स होने के बाद उसके ऑर्डर देने का जो टाइम लिमिट है वो इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है। सो अगेन आई वुड से दो सेक्शन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के इस पर्टिकुलर ऑर्डर में स्पेसिफाइड हैं, 23(4) एंड 29 कैपिटल ए, एंड दोनों प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी से रिलेटेड हैं, जहां पे वो टाइम बारिंग दिया गया है कि आपको 6 महीने के अंदर स्टेटमेंट सबमिट करना है क्लेम का, या बोला गया है कि आपको इतने पीरियड में आपको आर्बिट्रल अवार्ड देना है। सो इट इज लिंक्ड विथ सम प्रोसीडिंग विच इज इनिशिएटेड और विच इज पेंडिंग। मूविंग फर्दर, सेक्शन 12A ऑफ द कमर्शियल कोर्ट्स। अब ये बोल रहे हैं कमर्शियल कोर्ट्स का सेक्शन 12A। नाउ व्हाट इज सेक्शन 12A? 12A इज प्री इंस्टीट्यूशन मेडिकेशन एंड सेटलमेंट। प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन एंड सेटलमेंट, यानी मीडिएशन का एक टाइम लिमिट दिया गया है इस लॉ में। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत स्पेसिफिकली द टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड बाय द एक्ट इटसेल्फ, एंड देयरफॉर वो मीडिएशन का जो टाइम लिमिट किसी प्रोसीडिंग के दौरान है वो टाइम लिमिट को टाइम बारिंग से एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अगेन आई वुड से देयर इज अ प्रोसीडिंग विच इज देयर। मूविंग फर्दर, जो लॉ उन्होंने स्पेसिफाई किया है वो किया है प्रोवाइजो बी एंड सी ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप वो प्रोवाइजो देखेंगे तो वो प्रोवाइजो भी कब है, जब आपके चेक का डिफॉल्ट हो गया और आपको 30 दिन के अंदर उसको नोटिस भेजना है पेमेंट के लिए। अदरवाइज क्लॉज सी ये बोलता है कि अगर वो पेमेंट नहीं आता 30 दिन में, देन आपको 15 डेज के अंदर फर्दर आगे बढ़ना है। मीनिंग देयर बाय प्रोवाइजोस टू सेक्शन 138 प्रोवाइजो बी एंड सी
अगेन वो प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है 30 दिन 15 दिन, वो टाइम लिमिट दे रहा है जो टाइम लिमिट एक प्रोसीडिंग यानी आपने नोटिस भेज दिया उसके बाद का है। सो देयरफॉर मेरा ऐसा सबमिशन है। अब मैं फर्दर अगर मैं इस पूरे ऑर्डर को एक बार अगर हम पढ़ें तो व्हाट डज इट से? इट सेज पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 23(4), 29A ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 12A ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एक्ट वो भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड प्रोवाइजो बी एंड सी ऑफ 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड एनी अदर लॉज। तो बाकी कोई भी लॉज, चाहे उसमें जीएसटी लॉ हो या आईबीसी हो या जो भी लॉ है वो सब। नाउ फर्दर व्हाट डज इट सेज? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज विच प्रिस्क्राइब्स, यानी एनी सेक्शन और एनी अदर लॉ विच प्रिस्क्राइब्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग प्रोसीडिंग्स, यानी कोई प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने का कोई टाइम लिमिट अगर दिया हो कि भैया आपको अगर ये प्रोसीडिंग करनी है तो इतने टाइम ड्यूरेशन में करनी है, लेट से कोई नोटिस भेजना है तो आपको यहां तक भेज देना है, उसके बाद आप नहीं भेज पाएंगे, वो टाइम बार हो जाएगा। सो दैट इज द टाइम लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्रोसीडिंग, देन कॉमा आउटर लिमिट्स विद इन विच द कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन कंडोन डिले, यानी जो मैक्सिमम टाइम लिमिट दिया गया 30 दिन 60 दिन 90 दिन की उतने तक ही आप कंडोन कर सकते हैं डिले, वो टाइम लिमिट, एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। मीनिंग देयर बाई मेरा रीडिंग ये बोलता है कि कोई प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने के लिए, कोई प्रोसीडिंग को कंडोन करने का टाइम, और कोई प्रोसीडिंग को टर्मिनेट करने का कि आपको 3 साल के अंदर ऑर्डर देना है, 6 महीने में ऑर्डर देना है, ये जो टाइम लिमिट है इसको एक्सटेंड किया गया है। मीनिंग देयर बाई अ टाइम लिमिट फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर आउटर लिमिट्स फॉर कंडोनेशन and for termination of any proceedings under either the Arbitration or Conciliation Act respective sections, Commercial Court Act respective section which is specified in the law, Negotiable Instrument Act proviso B and C, or any other law. तो अब आते हैं फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मेरा ये कहना है कि प्रोसीडिंग्स आपको ये देखना है कि क्या वो प्रोसीडिंग्स है। अगर वो प्रोसीडिंग्स नहीं है then this order is not applicable. Now जीएसटी लॉ में अगर हम देखें तो जीएसटी लॉ में आपका कौन कौन सी जगह पे प्रोसीडिंग्स है। पहला क्वेश्चन जो मुझे रेगुलरली फ्रीक्वेंटली मिल रहा है कि क्या इस ऑर्डर से जो डेट्स हैं रिटर्न्स के क्या वो एक्सटेंड हो गए? माय आंसर वुड बी नो डेट्स आर एक्सटेंडेड बाय वे ऑफ दिस ऑर्डर और बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ द ड्यू डेट्स ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स अंडर एनी लॉ, वो एक्सटेंड नहीं हुए, बिकॉज एज पर मी इट इज नॉट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू टर्मिनेशन, इट इज नॉट रिलेटेड टू आउटर लिमिट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से वो एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है दैट इज पर्टेनिंग टू रिफंड्स। नाउ देयर आर मल्टीपल व्यूज इनटू इट। मेरा एक छोटा सा व्यू है, सेक्शन 54 अगर जीएसटी की हम बात करते हैं, सेक्शन 54 बोलता है कि रेलेवेंट डेट से 2 साल। नाउ फॉर मी दैट रेलेवेंट डेट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट रेलेवेंट डेट इन फ्यू ऑफ द कंडीशंस इज लिंक्ड विद द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। नाउ व्हेन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नॉट कवर्ड इनटू दिस ऑर्डर, तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि रिफंड्स की एप्लीकेशन की स्टेज प्रोसीडिंग्स पेंडेंसी नहीं है। सो देयरफॉर एज पर मी making an application for refund is not extended. और थर्ड एक क्वेश्चन आता है अपील्स। अब अपील्स के लिए फ्रेंड्स एक चीज जो मैं चाहूंगा कि शेयर करूं आपके साथ, जब हम ये ऑर्डर पढ़ रहे थे तो इन्होंने कहीं ऐसा लिखा था एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी जनरल और स्पेशल लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। नाउ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 70 अगर आप जीएसटी एक्ट में देखते हैं दैट इज पावर टू समन। अगर आपको समन इशू हो गया तो दैट समन प्रोसीडिंग्स इज नोन एज इज सेड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर आप सेक्शन 70 में लिखा हुआ है तो अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो देन यस, समन्स को इंस्टीट्यूट करने का अगर कोई टाइम लिमिट है, समन को कंक्लूड करने का कोई टाइम लिमिट है, तो आई वुड से यस इट इज एक्सटेंडेड। ऑन द कंट्ररी आप अगर देखेंगे सेक्शन 162 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट,
इट क्लियरली सेज बार ऑन jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट्स। किसी भी सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन जीएसटी के किसी भी प्रोविजन पे नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन 117 एंड 118। सेक्शन 117 इज अपील टू हाई कोर्ट एंड सेक्शन 118 इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट। मीनिंग देयर बाई जो भी प्रोसीडिंग्स जीएसटी लॉ में हो रही है दैट इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सो देयर इज अ बार कि सिविल कोर्ट की वहां पे जुरिस्डिक्शन नहीं आएगी। सो अगर मेरी रीडिंग ठीक है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी प्रोसीडिंग्स जीएसटी में है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, अपील की प्रोसीजर्स। अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या अपील एक्सटेंड हो गई, तो मैं मानता हूं कि अपील की प्रोसीडिंग्स जो है वो 100% क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। और अगर वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ अपील मीन्स फाइलिंग ऑफ अपील, कंडोनेशन अगेन इज इंक्लूडेड इन दोज प्रोसीडिंग्स, एंड टर्मिनेशन ऑफ अपील देयर इज नो टाइम लिमिट अनलेस अदरवाइज जो लॉ में लिखा है कि 1 साल 6 महीना जो भी है अगर वो फॉलो करते हैं ऑफिसर देन दैट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड। सो यस, एज पर मी अपील्स का अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो अपील्स आर सर्टनली गेटिंग इफेक्टेड और गेटेड द बेनिफिट इज बीइंग देयर being given by virtue of this particular order because that is a quasi judicial proceedings. Otherwise my humble view is returns या आपकी कोई एप्लीकेशंस करने के लिए या आपका कोई रिप्लाई करने के लिए एज पर मी दिस ऑर्डर विल नॉट प्रोटेक्ट अस। द डिपार्टमेंट और द सीबीआईसी विल हैव टू कम आउट विद अ नोटिफिकेशन। अगर आप लास्ट ईयर भी याद करें 35/2020, 55/2020 और बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे जहां पे ये सिमिलर ऑर्डर होने के बावजूद स्पेसिफिकली उन्होंने उस चीज को डेफर किया था या आपका टाइम आपको दिया था, एक्सटेंड किया था, जो इस ऑर्डर पे मैं फिर मानता हूं कि आपको नहीं बेनिफिट मिल रहा है। अपील का यस आई एग्री, अपील में आप क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के सामने जाते हैं, आपकी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होती हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन फाइल करता हूं और उसमें कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं तो दैट अगेन इज अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी बिकॉज दैट इज अंडर समन्स। सो देयरफॉर आई वुड से कि प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करना, प्रोसीडिंग्स को कंडोन करना और प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने का जहां पे भी टाइम लिमिट है, इफ इट इज रिटर्न 7 days में आपको करना है तो वो एक्सटेंड हो गया प्रोसीडिंग्स को। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है, ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड है, तो टू माई हम्बल व्यू दिस ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल नॉट हेल्प अस एंड देयरफॉर विल हैव टू वेट कि या तो कोई कोर्ट एक्सटेंड करे, ऑर्डर करने के लिए एक्सटेंड करने का डायरेक्शन दे, या फिर गवर्नमेंट खुद सामने से एक्सटेंड करे, तो ही वो रिलीफ हमें मिलेगा। फ्रेंड्स, अगेन आई वुड say this is purely my view. There are multiple views, but I have reasons and logic why I have taken that view, but because of the paucity बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते। I have taken this view and मुझे लगा कि I should share this view because बहुत सारे लोग मेरे से individually पूछ रहे थे, तो I thought why not to record a video and share with all of you. If you agree with me, I am thankful to you. If you do not agree, then also I am thankful to you because you have your own view. Once again, we need to have our own view. That view may be correct, that view may be incorrect, but view has to be there and we need to defend very, very strongly whatever view we take. Thank you, friends. Thank you very much.